नमस्कार सुनील जी सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार सर। सबको नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सुनील जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। तो सर आपका स्वागत है जी मेरा मंच पर। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और थैंक यू कहती हूँ कि आपने हमारे साथ में आना स्वीकार किया। और हम आज सच में बहुत अपने आप को भाग्यवान मान रहे हैं कि हम आपके साथ 1-1.5 घंटा बात कर पाएंगे। जी 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 जी, थैंक यू। मेरी तरफ से सबको शुक्रिया, आपको गीतांजलि जी, और थैंक यू मुझे इस मेरा मंच में आपने इनवाइट किया, और सारे साथियों जो यहाँ आज हैं हमारे साथ। चलो एक 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 ज्यादा फॉर्मल दोपहर नहीं रखते हैं, थोड़ा सा इनफॉर्मली रखते हैं। मुझे लगता है कि हम ऐसे करेंगे कि मेरे थिएटर को लेके अप्रोच के बारे में कुछ बोलना है। मैं किस तरह से, मतलब नाटक के मेरा नजरिया क्या है, तो मैं बोलूंगा करीब 40 मिनट मैं बोलूंगा, और फिर 3 नाटकों के बारे में, जो एक उदाहरण के तौर पे, वैसे तो और भी हैं, लेकिन 3 नाटकों के बारे में बात करूंगा, और फिर उसके बाद बाकी के जो समय जो है, मुझे लगता है आधा घंटा 40 मिनट और जो है वो हम सवाल जवाब में एक कॉन्वर्सेशन के रूप में करेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। हाँ, तो ये ठीक है जी। ओके ओके। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं। मैं 1974 में मैं बाहर पढ़ाई करता था, बम्बई के बाहर पढ़ाई करता था स्कूल में, और मैं करीब 17-18 साल का था। मैं बम्बई आया, और मेरी ऐसे ही कोइंसिडेंटली मुलाकात हुई सत्यदेव दुबे जी से, और उनके साथ मैंने असिस्टेंट के रूप में काम करने लगा, लाइट डिजाइनर। आप जानते हैं कि हम जिस तरह का थिएटर करते हैं, खासकर उस समय, तो उसमें मतलब हर एक को सब कुछ करना था, और एक तरह से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ही था। तो 10 साल बहुत बहुत ज्यादा काम किया, मतलब उनके साथ, उनके सारे नाटकों में उनके साथ घूमना, पूरा शहर देखना, वर्कशॉप्स करना वगैरह। एक तरह से बाद में मुझे पता चला कि ये एक तरह से गुरु शिष्य परंपरा में मैं पला था उस तरह से। उस समय तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि दुबे जी खुद अपने आप को गुरु मानते नहीं थे। मैं तो अभी उनको दुबे जी कहता हूँ, लेकिन उस समय वो कहते थे कि मुझे सिर्फ दुबे कहो, है ना। तो उस तरह के थे सज्जन। फिर 1985 में 85 में हमने करीब 4-5 जन, हम दुबे जी ने एक्चुअली हमें उनके थिएटर कंपनी में से बाहर कर दिया, बड़े प्यार से। लेकिन उन्होंने कहा कि अब समय हो गया है, आप अपना काम करो। जब तक आप मेरे साथ काम करोगे तो सारी जो सक्सेस है उसका श्रेय मुझे मिलेगा, और सारा फेलियर का आपको, आपके ऊपर पड़ेगा। तो आप अपने मिस्टेक्स करो, आप सीखो और इंडिपेंडेंटली काम करो। तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि दुबे जी के साथ क्या था ना, एक बहुत कंफर्ट था। मतलब वो इतने मतलब मशहूर थे, उनके इतने फॉलोअर्स थे, तो ऑटोमेटिकली हमें भी उस तरह से उसका रिफ्लेक्शन मिलता था। हेलो, नमस्ते अशोक। नमस्ते सुनील। बता दूं कि अशोक हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। थ्रिल्ड टू सी यू अशोक, थैंक यू सो मच, लवली। यस सर, माय प्लेजर। जी। तो 85 में हमने थिएटर अर्पणा, जो इंग्लिश में हम ऐड करते हैं, थिएटर अर्पण फॉर्म किया। उस जो स्थापक थे उस समय आकाश खुराना, शिशिर शर्मा, हरीश पटेल, उत्कर्ष मजूमदार और मैं। इनमें से सारे के सारे थिएटर और फिल्म में रहे हैं, और काफी नाम कमाया है। तो एक अच्छी बात है कि कि इतने सालों का एक साथ रहा है। 95 से 85 से लेके आज तक अर्पणा कंटिन्यूसली काम करता आया है। थोड़ा सा हमारे टाइप के थिएटर में ये एक थोड़ी सी मतलब अनयूजुअल बात है, क्योंकि इतने सालों से एक ग्रुप का काम करते रहना एक काफी मुश्किल काम है, लेकिन रहा है ऐसा। और हमने काफी ओरिजिनल काम किया है। दुबे जी की वजह से हमारा मराठी एक्सपेरिमेंटल थिएटर के साथ काफी गहरा संबंध रहा है, और आज तक है। तो और आप शायद जानते हैं कि मराठी में ओरिजिनल राइटिंग बहुत ही मतलब कॉमन है, बहुत लोग लिखते रहते हैं। एक प्लेराइट्स थिएटर कहा जाता है मराठी
थिएटर को। तो बहुत सारे जो ओरिजिनल राइटिंग्स जो थे, जिसमें सीनियर राइटर्स भी थे जैसे तेंदुलकर साहब या एलकुंचवार साहब, और जो उस समय के यंगर राइटर्स थे शफात खान, राजीव नायक, उन सब के नाटकों को हमने हिंदी ट्रांसलेशन में पेश किया। तो एक तरह से कहा जाता है कि हमने मराठी न्यू राइटिंग को एक ब्रॉडर ऑडियंस की तरफ हम ले पाए, पेश किया। और हमारी एक टूरिंग कंपनी है, बहुत ही एक्टिव है। अर्पणा, मुझे लगता है कि साल में 100 से 110 शोज हम करते हैं मिनिमम, मतलब उससे ज्यादा भी हो जाते हैं। किसी भी समय हमारे 2 या 3 नाटक चल रहे होते हैं। हम बहुत टूर करते हैं। 60% हमारे शोज बम्बे के बाहर होते हैं। मुझे नहीं पता, आपको पता है कि बम्बे में हालत ऐसे हैं कि कहते हैं कि महीने में 1500 से 18 शोज होते हैं 5-6 भाषाओं में, और इतना सारा थिएटर होता है और वेन्यूज की बहुत कमी है, कहाँ पे करेंगे हम। तो अक्सर हमें ट्रैवल करना पड़ता है। जब दुबे जी के साथ काम करता था तो मध्य प्रदेश अक्सर आया करते थे, भोपाल, जबलपुर, उनको बुलाया जाता था। लेकिन उसके बाद हमारा ज्यादा हम मध्य प्रदेश में हमें इनविटेशन मिलता नहीं है। एक कारण शायद ये भी हो कि हिंदी वाले समझते कि मैं मराठी वाला हूँ और मराठी वाले समझते मैं हिंदी वाला हूँ। तो हम ये थोड़ी सी अफसोस की बात है कि हम नहीं आ पाते हैं मध्य प्रदेश। हमें बहुत आने की इच्छा भी होती है लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन बाकी देश में हम करते हैं, बरेली से लेके चंडीगढ़ से लेके कोट्टायम, केरला में हर तरफ हम लोग घूमते हैं हमारे थिएटर को लेके। सो वी आर अ टूरिंग कंपनी और हार्डकोर टूरिंग करते हैं हम लोग। मेरे नए नाटकों की कास्ट काफी बड़ी रहती है। हमारा पूरा टीम 20-25 लोगों का टीम होता है। स्केल काफी बड़ा हो गया है। तो ये स्केल बड़ा होने की वजह से जिस तरह का थिएटर मुझे करना है, एक तरह का जो थिएटर करना है जो थोड़ा सा इंटीमेट हो, आइडिया सेंट्रिक हो, वो कर नहीं पा रहा था मैं। तो 2014 में मैंने एक नया थिएटर कंपनी शुरू किया, तमाशा थिएटर। तमाशा थिएटर खासकर यंग लोगों के साथ मैं काम करता हूँ। और वो तमाशा थिएटर का उद्देश्य मेनली यही है कि हम आइडिया सेंट्रिक काम करें। स्केल पे हम नहीं जाते हैं, विजुअल पे नहीं जाते हैं, आइडियाज पे करते हैं। तो जैसे कि 1-1.5 साल पहले मैंने एक शो किया है, वर्ड्स हैव बीन अटर्ड। ये पंजाबी पोएट लाल सिंह दिल के एक रेवोल्यूशनरी पोएट का शीर्षक है, वर्ड्स हैव बीन अटर्ड, जो ऑफ कोर्स इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो विरोध या डिसेंट के आइडिया को लेके हमने 1-2 घंटे का शो किया है। मतलब कि समाज में जो आमतौर पे जो विचार हैं, जब हम उसके विरोध जाते हैं तो उसका एक लिटरेचर, उसकी एक पोएट्री, उसकी एक सटायर, थिएटर वगैरह। तो इट्स अ कंपाइलेशन और 2 घंटे चलता है। तो इस तरह से तो बेसिकली हम 8 लोग बैठते हैं, किताबें होती हैं हमारे पास और हम पढ़ते हैं, परफॉर्म करते हैं, बात करते हैं 2 घंटे के लिए। तो ये एक थिएटर का ये भी एक रूप हमने एक्सप्लोर किया है। तो ये है बेसिक बैकग्राउंड। 1985 से करीब 2002-2003 तक, जैसे कि मैंने कहा, हम रेगुलर प्लेस करते थे। हालांकि रेगुलर का मतलब है कि किसी राइटर ने नाटक लिखा, हमने पढ़ा और किसी वजह से ये नाटक पसंद आया तो हमने उसको खेला। ऑफ कोर्स खेलते समय एक इंटरप्रिटेशन होता है ऑब्वियसली, और मैं थोड़ा सा उस स्कूल का हूँ। मुझे लगता है कि 70s और 80s में ये एक ऐसा एक दौर था कि भाई कला का भी एक, क्या कहते हैं, सामाजिक जिम्मेदारी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्ट। मैं अनफॉर्चुनेटली उस स्कूल का आदमी हूँ कि अगर मुझे कुछ करना है तो उसका उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, एक सामाजिक वैल्यू होनी चाहिए। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जिस तरह के नाटक चूज करते थे, हमें स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ दिखता था जो इस वैल्यू को लेके, और ज्यादातर यंग राइटर्स जो हैं, अगर तेंदुलकर हो, महेश कुंचवार हो, या जो भी जितने भी मराठी के राइटर्स हैं, एक सोशल अवेयरनेस का एक हमेशा एक न्यूआंस, एक डायमेंशन रहा है। तो उसको हम नाटक के थ्रू इंटरप्रेट करते थे। लेकिन एक सवाल मेरे मन में हमेशा था कि बम्बई जो है, बम्बई शहर, इसेंशियली इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो एक ये वेरी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय उसका एक वर्किंग क्लास कल्चर। बम्बई में
हर एक अपने आप को एक प्रोफेशनल मानता है। हाँ, आप ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ पंगा नहीं ले सकते हैं। ही इज अ प्रोफेशनल। वड़ा पाव जो बनाता है वो भी प्रोफेशनल अपने आप को मानता है। ये एक खासियत है बॉम्बे की, और ये इसलिए है कि हमारे यहाँ एक वर्किंग क्लास कल्चर बहुत ही स्ट्रांग रहा है। और जब बॉम्बे एक औद्योगिक शहर था, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था, अब तो सर्विस इंडस्ट्री की तरफ मुड़ गया है। उस समय जो हमारे कॉटन के मिल्स हुआ करते थे, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, वो सबसे बड़े क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा सेक्टर था कॉटन मिल्स का। और क्योंकि बॉम्बे एक पोर्ट सिटी है, बंदरगाह है, तो उसी समय से एक्चुअली ये डेवलप हुआ कि कॉटन आए विदर्भा से वगैरह वगैरह, और यहाँ से फिर इंग्लैंड जाए, और इंग्लैंड से कपड़ा आता था यहाँ पे। फिर यहाँ पे लोगों ने मिल्स बनाए और कॉटन मिल्स बन गए, और ये बहुत बड़ा कॉटन मिल का एक एरिया था, गिरण गांव कह के। गिरणी, मराठी में गिरणी मतलब मिल, और गांव मतलब गांव, तो ये नाम रखा गया है भाईकला, परेल, लालबाग, उस एरिया को। और सारे जो मजदूर थे जो कॉटन मिल्स में काम करते थे, वो ज्यादातर माइग्रेंट्स थे। कोंकण से माइग्रेशन, दूसरे महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से, कुछ नॉर्थ से भी माइग्रेशन हुआ था, और काफी स्ट्रांगली यूनियनाइज था, और सबसे स्ट्रांग यूनियंस इनके हमेशा कम्युनिस्ट यूनियंस रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा कि गिरणगांव संस्कृति या गिरणगांव कल्चर जो था, वो बहुत ही स्ट्रांगली प्रोग्रेसिव कल्चर था। हमारे जितने भी प्रोग्रेसिव राइटर्स थे उस समय जो बम्बे में स्थित थे, वो काफी इन्फ्लुएंस रहे। और फिर ऑफ कोर्स मिल्स बंद हो गए हैं। जिस जमीन पे मिल्स थे, उस जमीन की कीमत, वैल्यू ज्यादा थी बजाय कपड़े की, तो मिल्स को सिक करने दिया, माफिया उसमें आ गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और काफी मिल सेक्टर कोलैप्स हो गया। यूनियंस को तोड़ दिया गया, और बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ, और उसके बाद खत्म हो गया पूरा। मतलब बहुत सारे वर्कर्स वापस गांव चले गए, बहुत सारे वेजेस, जो पैसे जो उनको अभी मिलने थे वो मिले नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये जो एक हिस्ट्री है बम्बई की, वर्किंग क्लास हिस्ट्री, हमारे थिएटर में कभी नजर नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि हमारे थिएटर में हम क्यों नहीं इन चीजों के बारे में बात करते। हम लोग ज्यादातर बुर्जुआ थिएटर करते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास थिएटर करते हैं। तो उस समय मुझे पता चला कि रामू रामनाथन, जो एक बहुत ही यंग, वेरी वेरी टैलेंटेड प्ले राइट, वो इन कॉटन मिल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और नाटक लिखने वाले हैं। तो रामू का काम मैंने काफी देखा था, जब वो कॉलेज के दिनों से ही मैं उनका काम देखता रहा हूँ। मेरे से काफी यंग है। और मैंने कहा कि भाई रामू, अगर तुम्हारा नाटक तैयार हो तो अगर आप चाहो तो आई वुड लव टू डायरेक्ट इट। और फिर उन्होंने कहा हाँ। और वो नाटक जिसका नाम हमने रखा कॉटन 56 पॉलिएस्टर 84, ये करीब 2006 में, नहीं 2006 में हमने प्रेजेंट किया। और पहली बार क्योंकि ये लिविंग हिस्ट्री थी, क्योंकि ये सारे जो पात्र थे उसमें ये एक्चुअल लोग थे। वो एक मुझे लगता है कि इनका रिसर्च जिस तरह से इन्होंने किया था, बहुत सारे मजदूर परिवारों से बात की, बहुत सारे ट्रेड यूनियन से बात की, और पूरा हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट किया था नाटक के लिए। तो मेरे मन में मेरे मन में एक खास जिम्मेदारी थी कि भाई हम एक लिविंग हिस्ट्री पेश करने वाले हैं, और इसको बड़े केयरफुली करना चाहिए। तो उस समय मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बहुत बनाता था। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं, रिसर्च के टेक्निक्स, वो मैंने इस नाटक में पहली बार यूज किया। कास्टिंग को लेके, कास्ट को एक आइडिया देना कि भाई एक मजदूर, मिल मजदूर के मन में उसकी इमोशनल, एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन क्या है, ये समझना, लेबर कोर्ट में जाना, देखना कि कैसे एक के बाद एक उनके विरुद्ध केसेस जा रहे हैं, हार रहे हैं कोर्ट्स में, क्योंकि उनका एक बेचारा वकील है और सामने मिल ओनर्स के 10 हाई पावर वकील आके बैठ के पूरा वाइप आउट करते हैं, वगैरह वगैरह। ये नाटक काफी मशहूर हुआ। अशोक ने हमारे लिए एक्चुअली 2 या 3 बहुत ही खूबसूरत गाने भी लिखे हैं। और ये पूरा माहौल क्रिएट करने के लिए, जो उस समय का जो माहौल था गिरणगांव का, हमने नाटक के डिजाइन में, विजुअल डिजाइन में, सेट डिजाइन में, नाटक के एक ऑडियो डिजाइन में, हर चीज में हमने बहुत ही मेहनत की और बहुत कोशिश की। और आप जानते हैं कि अभी भी बॉम्बे इज अ सिटी ऑफ माइग्रेंट्स, राइट, है ना? तो
अब हम आज के माइग्रेंट्स जिस तरह के लोग हमारे नाटक देखते हैं वो थोड़े से शायद एडवर्टाइजिंग में होंगे, टेलीविजन में होंगे वगैरह वगैरह, लेकिन दे आर इसेंशियली माइग्रेंट्स। तो काफी लोगों ने नाटक देखने के बाद हमें कहा कि भाई पहली बार हमें जिस शहर को हमने अपनाया है, इस शहर का इतिहास की एक झलक मिली। अब हमको समझ में आया कि भाई इस शहर का मतलब क्या है। आप शायद जानते होंगे कि बहुत सारे मिल्स जो थे जब बंद हुए तो उसी जमीन पे बहुत बड़े बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस आए हैं, और कुछ आर्किटेक्ट्स ने मिल का गेट जो है वैसा का वैसा रहा रहने दिया, उसको तोड़ा नहीं। तो वहां पे अभी भी लिखा होगा लक्ष्मी मिल्स ऐसे लिखा होगा, और आप अंदर जाओगे तो बहुत ही पॉश एयर कंडीशन, हाई टावर्स, कांच, ग्लास, क्रोम एक्सेट्रा। तो एक यंग एग्जीक्यूटिव जो नाटक देखने आई थी, उन्होंने कहा कि सुनील कि मैं रोज सुबह काम पे जाती हूँ, और जब मैं अपने ऑफिस में एंटर होती हूँ तो मैंने हमेशा ये गेट देखा है लक्ष्मी मिल्स, लेकिन इसका मतलब मुझे कभी समझ में नहीं आया था कि ये क्या है ये लक्ष्मी मिल्स, और हम नजरअंदाज करते हैं हाँ कुछ होगा। तो नाटक देखने के बाद अब मुझे समझ में आया कि इस गेट का इतिहास क्या है, कि हम जहाँ पे काम करते हैं, हम जिस जमीन पे काम करते हैं, इसका इतिहास क्या है, इस शहर के बारे में थोड़ा हम ज्यादा जान गए। सो आई थॉट दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इट वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने में से कितने लोगों ने शायद ये नाटक देखा होगा। कुछ फोटोग्राफ्स मैं दिखाता हूँ आपको इसके बारे में। गीतांजलि, मैं शेयर स्क्रीन में जा रहा हूँ। ओके सर। तो ये कुछ पोस्टर्स है मेरे नाटक के। बीच में कॉटन 56, पॉलिएस्टर 84, लेफ्ट हैंड साइड में 6 नहीं दिखा है। नहीं, बस वो आइकन दिख रहे, बाकी अभी कुछ आया नहीं है। नहीं आया, मुझे तो दिख रहा है। नहीं सर मुझे जो हाँ ग्वालियर टॉक जो दिख रहा है वो, और 4-5 आइकॉन्स दिख रहे हैं सर फाइल्स, बाकी कोई पिक्चर अभी ओपन नहीं हुई। एक सेकंड, मैंने तो शेयर स्क्रीन किया है। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ तो फिर अब मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। एक ग्वालियर टॉक जो आपने करा ये ओपन नहीं हुआ है। योर स्क्रीन शेयरिंग ऐसे लिखा है यहाँ पे। हाँ सर दिख रहा है। अभी दिख रहे हैं क्या फोटोज? ये दिख रहा है आपको? सर फोटोज नहीं दिख रहे, आइकॉन्स दिख रहे, जो आपने फाइल्स बनाई वो दिख रहे हैं। हाँ लेकिन तो मैंने खोला है। नहीं खुला सर, वो ग्वालियर टॉक वाला नहीं खुला है। अच्छा ठीक है, फिर से करता हूँ मैं। ओके, आई सी शेयर। अब हाँ अब ओके, अब दिख रहा है? ओके हाँ सर। यार यस यार यस यस ओके, ऑलराइट, सॉरी मेरी गलती थी। तो ये कुछ पोस्टर्स है मेरे नाटकों के। मैं इनके बारे में थोड़ा से 2-3 नाटकों के बारे में बात करूंगा। ये मेरा सबसे रीसेंट नाटक है दीवार, पृथ्वीराज कपूर वाला। स्टोरीज इन अ सॉन्ग, ये दीवार के ये इस तरह के एड्स हैं। तो ये कॉटन 56 की मैं बात कर रहा था। मैं जल्दी एक एक करके दिखाता हूँ आपको। ये है भाईकला एरिया। ये पीछे जो मकान है वो मिल्स हैं, पुराने मिल्स हैं। वो जो चिमनीज आप दिख रहे हैं ना, दिख रहा है ना आपको, वो सबसे एक पॉपुलर इमेज है मिल्स का। ये पुराने मिल्स हैं, इस तरह के बड़े बड़े मिल्स हुआ करते थे। ये टॉप व्यू ऑफ दैट सेम एरिया। ये अंदर उस समय इस तरह के कपड़ा बनता था। आप देखेंगे कि ये मजदूर हैं, ये माइग्रेंट्स हैं सारे। एक थोड़े से एक फेसेस आपको दिख रहे हैं, औरतें भी काम करती थी। ये बिल्कुल गांव से डायरेक्टली आके यहाँ पे काम कर रही है। ये इस तरह की जगह में रहते थे, इसको चॉल्स कहते हैं। ये बम्बे का एक बहुत बड़ा एक सिंबल है चॉल्स। कॉमन वेरांडा और बीच बीच में छोटे छोटे कमरे। पूरी जिंदगी इन चॉल्स में, मतलब एक पूरी दुनिया है इन चॉल्स में। मराठी लिटरेचर में काफी पीएल देशपांडे ने चॉल्स के बारे में लिखा है। ये चॉल्स हैं बम्बई के, इस तरह के होते हैं अंदर। तो एक पूरी जिंदगी अंदर है। तो इन दो आर्किटेक्ट्स ने एक्चुअली इस पे रिसर्च किया था, जिसपे रामू ने किताब के से भी काफी कुछ लिया उन्होंने।
तो हम एक्चुअली सोच रहे थे कि इस नाटक के लिए डिजाइन कहाँ से हम ढूंढे, कहाँ से आए। तो ये सुधीर पटवर्धन नाम के पेंटर हैं, जो वन ऑफ द फ्यू पेंटर्स हु पेंट्स वर्किंग क्लास लाइफ। तो हम उनकी पेंटिंग्स की तरफ गए, और जैसे देखिए ये उनकी एक पेंटिंग है, ये बॉम्बे का सबर्बन ट्रेन जो है। तो ये सारे कैरेक्टर्स उनके पेंटिंग्स में सारे सिचुएशंस, वर्किंग क्लास सिचुएशंस होते हैं, देखेंगे इसे। ये एक बहुत ही नया इलाका है, बस्तियां, नाला, पूरा मकान, यू नो दिस काइंड ऑफ, ये वेरी टिपिकल बॉम्बे लैंडस्केप्स हैं जो अक्सर छिपाए रहते हैं, मतलब और ये पेंटिंग खास से हम बहुत ही इम्प्रेस हुए। ये 3 लेयर्स का पेंटिंग है। नीचे है पुराना रेलवे का ब्रिज, ओके, फिर उसके ऊपर है मिल, और पीछे जो आप देख रहे हैं नए जो मकान बन रहे हैं, फ्लाई स्काई स्क्रेपर्स जो बन रहे हैं। तो इस आइडिया को ये एक तरह से एक पूरी की हिस्ट्री है, करीब 80-90 साल की हिस्ट्री है इस पेंटिंग में। तो इसको लेके हमने ये बैकड्रॉप बनाया। अब देखेंगे कि हमने कैसे हमारा ये इन्फ्लुएंस हुआ हमारा। नीचे ये मिल के गेट्स हैं, और हमने इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया, जैसे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया ताकि इस डिजाइन में थोड़ा सा एक टेंशन आए। और सबसे सामने फोरग्राउंड में ये फ्लाईओवर का एक खंबा आपको नजर आ रहा है, और इसी डिजाइन को पोस्टर में भी यूज किया, क्योंकि डिजाइन की एक यूनिटी हम ट्राई करते हैं मेंटेन करने की। और ये देखिए, ये स्टेज पे डिजाइन है, पीछे बहुत बड़ा बैकड्रॉप है। ये 40 फुट बाय 18 फुट का हैंड पेंटेड बैकड्रॉप है, ओके। और स्टेज एक्चुअली ब्लैंक है। मुझे बेयर स्टेज पे काम करने में बहुत मजा आता है, आई लाइक बेयर स्टेजेस। तो लेकिन इस बैकड्रॉप की वजह से आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये स्टेज खाली है। और ये हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स है नाटक के। ये पीछे कुमुद मिश्रा है, सामने नागेश भोसले है, दोनों बहुत ही मशहूर एक्टर्स। और ये 2 मिल के मजदूर हैं जिनकी नौकरी गई है। वो दिन में बस इस चौराहे पे बातें करते और अपनी कहानी सुनाते, जो भी सुनने, और उनको एक पूरा इसका भी एक आपको आइडिया मिलेगा, राइट। तो इस नाटक में हमने गाने भी काफी यूज किए, क्योंकि गिरणगांव संस्कृति में पोएट्री, ये समय के गाने लेके आए। और ये आपने शायद नोटिस किया होगा कि स्टेज पे बैठे हैं नीचे। ये नाटक हर कहीं खेला गया है, ओपन एयर में, छोटी जगह में, बड़ी जगह में। तो एक ये ओपन एयर थिएटर है बैंड्रा में, एम्फी थिएटर, वहां पे पीछे समुद्र है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी जगह को रात को अगर आप देखें तो लाइट्स के साथ ये ऐसे लगता है, बहुत ही खूबसूरत वेन्यू है। ये हमने इंदौर में शो किया था। इंदौर में जिस जगह पे ये शो किया था, इंदौर में भी कॉटन मिल्स बहुत हुआ करते थे। पीछे आपको चिमनी नजर आ रही है। इस मैदान में, पहले ये मैदान हुआ करता था, यहाँ पे कॉटन का प्रोसेसिंग हुआ करता था। तो हमने यहीं पे स्टेज लगा के परफॉर्मेंस किया। तो ये बैकड्रॉप को हवा में लगाना वगैरह ये जो कुछ है, ये उसी जगह पे परफॉर्मेंस है। इसेंशली मिल वर्कर ऑडियंस के लिए हमने ये शो किया था। इसका शो नागपुर में हुआ था। नागपुर में पुलिस वालों को शक हुआ कि ये पता नहीं कोई नक्सलाइट नाटक है, पता नहीं क्यों उनको ऐसे लगा। तो पुलिस वाले आए कैंपस में, आर्म्ड पुलिस, ट्रक्स आए उनके, और उन्होंने नाटक को बंद कर दिया। ये पोस्टर पर लिखा है कि पुलिस परवानगी नहीं मिलने की वजह से ये आज का शो कैंसिल हुआ है। तो सारे लोग जो आए थे नाटक देखने, हमने कहा कि अगर आप बातचीत करना चाहेंगे तो बगल में एक हॉल था, छोटा सा हिंदी प्रचार सभा का हॉल था। तो हम वहां चले गए। एक्टर्स के पास कोई कॉस्ट्यूम्स नहीं थे, सिर्फ म्यूजिशियंस थे, अपने कपड़े थे, करीब 100 लोग थे। तो हमने बस वहीं पे स्पॉन्टेनियसली उनको पूरा नाटक परफॉर्म करके दिखाया। लोगों को काफी मजा आया। So this is Cotton 56. तो इस नाटक से आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिला कि इस तरह की अप्रोच की शुरुआत कैसे हुई। कुछ साल बाद पृथ्वी थिएटर ने सत्यदेव दुबे के मेमोरी में एक फेस्टिवल किया था। मतलब दुबे जी उस वक्त हमारे साथ थे, लेकिन उनके
टू ऑनर हिम एक तरह से उन्होंने फेस्टिवल किया, और उन्होंने मुझे कहा कि फेस्टिवल की शुरुआत के लिए क्या आप एक लाइव परफॉर्मेंस कर सकते हैं जो एक तरह से दुबे जी का जो थिएटर जर्नी है उस पे हमें कुछ आइडिया मिले। तो हमने काफी एक 2 घंटे का शो क्रिएट किया, और हमने क्या किया कि दुबे जी की शुरुआत थिएटर में बम्बई में करीब 1960s में शुरू हुई थी। तो 1960 से 2003 2005 तक की जो जर्नी है, हमने उसके साथ साथ पैरेलल जर्नी बम्बई के एक्सपेरिमेंटल थिएटर की भी जर्नी हमने दर्शाई, और दोनों के बीच जो कनेक्शंस थे वो हम बताते गए। इंटरेस्टिंग शो था। उसमें जो पुराने एक्टर्स थे वो आके बोले, मुझे याद है कि सुलभा देशपांडे बहुत मशहूर मराठी के एक्ट्रेस जो उनके साथ काम करते थे, वो जब स्टेज पे आके बोलने लगी तो दुबे जी ऑडियंस में बैठे थे तो उन्होंने कहा, सुलभा जोर से बोलो। मतलब उनकी जो पुरानी आदत थी कि एक्टर्स को डांटने की, वो वहां मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पाए। तो ऐसे काफी कुछ हुआ, बहुत इमोशनल इवनिंग था, लोग बहुत खुश थे। लेकिन कुछ हमारे जो यंग थिएटर के जो लड़के थे, लड़कियां थे, वो बाद में मुझे मिले और उन्होंने कहा कि आज हमें पहली बार समझ में आया कि बम्बई के थिएटर इतिहास में हम कहाँ फिट होते हैं। अगर हम बम्बई में एक थिएटर ट्रेडिशन अगर हम मान के चले, थिएटर ट्रेडिशन है, तो इस ट्रेडिशन में हम कहाँ फिट होते हैं, ये आज हमें पता चला। और ये हम जानते हैं कि हम लोग इतिहास के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, हम लिखते नहीं है, हमको कहानियां सुनाने में मजा आता है, हम लोग फैक्ट्स नहीं बताते हैं। तो आज अगर कोई थिएटर करने आए तो उन्हें लगता है कि बस हम ही कर रहे हैं, उसके पहले कुछ हुआ नहीं था, है ना, कुछ आइडिया नहीं रहता। तो उस समय मैंने सोचा कि अगर एक व्यक्ति के बारे में इस तरह से हम ट्रेस कर सके, एक व्यक्ति की जर्नी और समाज की एक जर्नी अगर हम जोड़ सकते हैं, तो क्या हम किसी एक आइडिया के साथ ये अपना सकते हैं क्या, ये अप्रोच किसी विषय को लेके। और ये था करीब 2006 में। और उस समय मुझे पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं कि उस समय काफी अटैक्स शुरू हुए थे आर्टिस्ट पे। सबसे मशहूर था हुसैन साहब पे जो अटैक हुआ, उनकी पेंटिंग्स जो अहमदाबाद में जलाए गए, फाड़े गए वगैरह। फिर थिएटर पे हुआ था, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स पे भी काफी सेंसरशिप का माहौल था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम सेंसरशिप जो आइडिया है उस पे एक नाटक करें। और अगर हम सेंसरशिप के कर रहे हैं और हम थिएटर वाले हैं, तो क्यों नहीं हम थिएटर को लेके सेंसरशिप की बात करें। और महाराष्ट्र में अगर आप थिएटर सेंसरशिप की बात करेंगे तो तेंदुलकर साहब याद आते हैं, और तेंदुलकर साहब का सखाराम बाइंडर सबसे ज्यादा याद आता है, क्योंकि 1972 में जब सखाराम बाइंडर खेला गया था पहली बार, तो काफी अटैक हुआ सखाराम बाइंडर पे। सोसाइटी ने भी अटैक किया, कंजर्वेटिव सोसाइटी ने भी अटैक किया, सरकार ने भी अटैक किया, सेंसर बोर्ड ने अटैक किया, इनफैक्ट बैन होने की नौबत आई थी। लेकिन दे फॉट द केस और वो जीते, और फिर सखाराम बाइंडर खेला। तो ऐसे दैट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी कि भाई क्यों सखाराम बाइंडर को अटैक हुआ, क्या हुआ था, क्या था सखाराम बाइंडर में, सखाराम बाइंडर में क्या बोला जा रहा था जिसकी वजह से समाज को इतनी आपत्ति हो रही थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। और इस आइडिया को लेके मैं शांता गोखले के पास गया। शांता गोखले खुद एक प्लेराइट है, हिस्टोरियन है, थिएटर वॉचर हैं, एकेडमिक हैं, और मेन है कि उन्होंने 1960 से लेके आज तक बहुत थिएटर देखा है। तो एक पैटर्न्स उनको दिखते हैं। अगर आप 50 साल थिएटर देख रहे हो तो आपको पैटर्न्स दिखने लगते हैं। तो मैं गया था उनके पास और मैंने कहा कि मुझे इस तरह का करना, आप प्लीज आप लिखोगे, आप मदद करोगे। और वो इमीडिएटली बहुत ही एंथुसियास्टिक थी। और उन्होंने कहा कि देखो भाई, मध्यम वर्गीय थिएटर वालों पे जब अटैक होता है तो हमारे पास, हम लॉयर के पास, वकील के पास जा सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन समाज में लोक कला लीजिए फॉर इंस्टेंस, ओके, लोक कला पे हमेशा अटैक रहा है फ्रॉम मिडिल क्लास सोसाइटी, कंजर्वेटिव सोसाइटी। और उसमें जो एक शब्द है शुद्धिकरण या सैनिटाइजेशन जो होता रहा है, उसके लिए दे हैव नो प्रोटेक्शन। और धीरे धीरे आप देखोगे, नौटंकी हो, गुजरात की भवाई, महाराष्ट्र का तमाशा, आप देखो
तो धीरे धीरे ये लोक कला है, उनका जो एक तीखापन था, उनका एक जो सटायर था, एक पॉलिटिकल विषय था, वो धीरे धीरे कंप्लीटली डेंट हो गया है। और आजकल ज्यादातर ये एनजीओ मैसेजेस, सोशल मैसेजेस के लिए इनका इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम तमाशा की बात भी करें सखाराम बाइंडर के साथ, ताकि आपको एक मध्यम वर्गीय बुर्जुआ नाटक और एक लोक कला पैरेलल आपको कहानी मिलेगी। तो हमने करीब 1.5 साल, इरावती कर्णिक नाम की राइटर हैं, शांता गोखले में, हमने 1.5 साल रिसर्च किया इस नाटक को। हमें ये जानना था कि उस समय 70s में क्या हो रहा था, थिएटर में क्या हो रहा था, सिनेमा में क्या हो रहा था, दुनिया में क्या हो रहा था। और आप जानते हैं कि 70s का दशक था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दशक था। वियतनाम वॉर के अगेंस्ट पूरे अमेरिका में विरोध हो रहा था, हिपी मूवमेंट शुरू हुआ था, बॉब डिलन, एक नया फ्यूचर का निर्माण हो रहा था, एक तरह से एक इमेजिनेशन था। और उसके साथ साथ समाज में बहुत सारे कंजर्वेटिव एलिमेंट्स भी होते थे। तो अगर आप मराठी नाटक देखें उस तरह, तो बहुत ही मीठे मीठे सेंटिमेंटल प्लेज हो रहे थे। और उसके बीच में सडनली तेंदुलकर सखाराम बाइंडर ले आते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को सखाराम बाइंडर के बारे में मालूम है। जी जी होते सर, हाँ हाँ, है ना, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन सखाराम बाइंडर में जिस तरह से मिडिल क्लास सोसाइटी की मोरालिटी और हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया जाता है, ऑब्वियसली मिडिल क्लास सोसाइटी रिएक्ट करेगी, है ना। लेकिन ये तब समझ में आता है जब आप आजू बाजू क्या चल रहा था ये आपको समझ में आया। सो आई बिलीव दैट एनी वर्क ऑफ आर्ट इज पार्ट ऑफ इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। मतलब हिस्ट्री में कभी ना किस समय ये नाटक बनाया गया, ये समझना बहुत जरूरी है, तब जाके इस नाटक का सिग्निफिकेंस है। तो हमने ये सारा कुछ जो है एक आर्ग्यूमेंट, ये कहानी नहीं थी, ये एक आर्ग्यूमेंट था। और इस आर्ग्यूमेंट को हमने एक ड्रामेटिक रूप दिया और इसको हमने सेक्स मोरालिटी सेंसरशिप के नाम से खेला। तो इस नाटक को देख के लोग कहने लगे कि ये एक डॉक्यूमेंट्री थिएटर है। अब हमने ये सारे लेबल्स है, ये टैग्स हैं, ये थिएटर है, फॉर दैट कंसर्न इट्स थिएटर। हाँ, कन्वेंशनल थिएटर से अलग होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लेबल्स है। तो ये फॉर इंस्टेंस ये एड जो देख रहे हैं, ये पुराने ओरिजिनल सखाराम बाइंडर के एड्स हैं। इसमें कई जगह पे लिखा है, मतलब उसके बारे में कि कंट्रोवर्सी के बारे में। और क्योंकि ये कमर्शियल नाटक था तो उसका फायदा भी लेते थे कि पता नहीं अगला शो कब होगा, कब बैन होगा, तो देख लीजिए नाटक, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग इंसाइट है। ये काफी व्यंग आने लगे थे न्यूज़पेपर्स में, कार्टून्स सखाराम बाइंडर को लेके, बहुत सारे एडिटोरियल्स आते रहे। ये पुराने 70s के पेपर्स हैं। इंटेलेक्चुअल्स रिजेंट द अटैक ऑन बाइंडर, क्योंकि इस पे शोज पे अटैक होता था।